अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम एमकेट सीरीज़ के अंदर पास पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पेपर आज हमने स्टार्ट करना है ये बेसिकली एनटीएस ने कंडक्ट किया था 2014 में, लेकिन ये लियारी का पेपर है। जैसा कि कुछ सालों पहले तक जो है वो DUHS और SMC जो है ये अलग अलग पेपर कंडक्ट करते थे, इनका एक पेपर होता था, और लियारी और KMDC अलग अलग पेपर कंडक्ट करते थे। तो ये उसी तरह का एक पेपर है जो लियारी मेडिकल कॉलेज, जिसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, तो ये उसका पेपर है 2014 का। ये बायोलॉजी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है। द डायग्राम इज टेकन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ सेल, नेम द ऑर्गेनल लेबल्ड D। तो ये सेल की एक डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है, और इन्होंने 4 ऑर्गेनल्स को, 4 सेल के पार्ट्स को लेबल किया हुआ है ABCD करके, और उन्होंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि D बता दें, D क्या है, ABC के बारे में नहीं पूछ रहे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो बहुत आसान है कि इसको आइडेंटिफाई करना। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये D जो है हमारे पास ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे ही मैंने ये अंदर वाली मेम्ब्रेन बनाना शुरू किया, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वो ऑर्गेनल है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो पावर हाउस होता है सेल का, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो D जो है हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और अंदर का जो मटेरियल होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं क्योंकि इसका काम होता है ATP जनरेट करना। ATP वो मॉलिक्यूल है जिसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। अच्छा, बाकी ऑर्गेनल्स देख लेते हैं, बाकी ये जो लेबल किए हैं ये क्या है। तो अगर आप C को देखें तो ये मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है मेम्ब्रेन होगी, और मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस से एक अदद ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है जो पूरे सेल में फैला हुआ होता है। दैट इज़ नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो C है ये बेसिकली है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसके अलावा ये जो B है ये क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर सुप्रा न्यूक्लियर पोजीशन पे, न्यूक्लियस के ऊपर वाला जो एरिया होता है यहाँ पे ये कुछ फ्लैट बैग्स हैं, ये इस तरह के कुछ फ्लैट बैग्स हैं जो एक के ऊपर एक जो है ये अटैच हुए हुए हैं। ये फ्लैट सैक कह लें या बैग कह लें, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये फ्लैट सैक जो हैं ये कहलाते हैं गोल्जी बॉडीज़, या इन्हें गोल्जी एपरेटस कहते हैं। और इनसे निकलने वाले ये छोटे छोटे बैग आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं वेजिकल्स। ये वेजिकल्स कहलाते हैं, और इन्हीं में से कोई ना कोई वेजिकल ऐसा होगा, कोई ना कोई बैग ऐसा होगा कि जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, तो उस बैग को हम कह सकते हैं लाइसोसोम। तो यहाँ पर इन्होंने जो लाइसोसोम दिया है, अगर आपसे पूछा जाता कि A क्या है तो आप A लगा सकते थे कि A जो है वो लाइसोसोम है। अगर आपसे पूछा जाता B क्या है तो B होता गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे C पूछा जाता कि C क्या है तो C एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता। और इसमें आपसे D पूछा गया तो D का जो आंसर है हमारे पास वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, विच स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्रांसपायरेशन इज करेक्ट। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो अपना एक्स्ट्रा पानी जो है वो बॉडी से निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, यानी वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर है, जो मिट्टी के ऊपर है, उससे वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में निकलता है। तो हमने देखना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रांसपायरेशन के बारे में करेक्ट है। तो पहला पॉइंट है भाई हमारे पास, प्लांट ट्रांसपायर मोर रैपिडली इन रिड्यूस लाइट। देखें, ट्रांसपायरेशन जो है वो बेसिकली कंट्रोल होती है, या वो बेसिकली डिपेंड करती है सनलाइट के ऊपर, ठीक है। जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है। तो हम कहते हैं सनलाइट और ट्रांसपायरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, कह रहे हैं कि जब लाइट कम होगी तब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जबकि ट्रांसपायरेशन और सनलाइट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों चाहिए होती है सनलाइट? क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो लाइट के अंदर होते हैं फोटॉन्स। वो फोटॉन्स जब वाटर के मॉलिक्यूल को मिलते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से वेपर की फॉर्म के अंदर, और फिर वो बॉडी से, प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ह्यूमिडिटी एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखिए, सनलाइट और ट्रांसपायरेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन ह्यूमिडिटी और ट्रांसपायरेशन होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अब ये ह्यूमिडिटी क्या है, तो ये सपोज कर लें ये लीफ है, लीफ के अंदर ये मौजूद हैं वाटर वेपर, ठीक है। यहाँ पे मौजूद हैं 4 वाटर वेपर, और ये लीफ के बाहर का एरिया है, ये आउटसाइड है, लीफ के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ मौजूद हैं 2 वाटर वेपर। तो कहाँ ज़्यादा हैं, लीफ के अंदर जो है वो वाटर वेपर ज़्यादा हैं, तो डिफ्यूजन का ग्रेडियंट बन गया। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वेपर की डायरेक्शन क्या होगी, वेपर जो है वो प्लांट की बॉडी से निकल के बाहर चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन।
ये जो बाहर अमाउंट है वाटर वेपर का, इसे नाम दिया जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते ही किसे हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन दी एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब अगर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ा दूं, मैं अगर बाहर कर दूं 5 मॉलिक्यूल, तो अब बाहर वाटर वेपर ज़्यादा हैं, अंदर वाटर वेपर कम है, तो अब ये जो अंदर के वाटर वेपर्स हैं ये बाहर नहीं जा सकेंगे, तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगी। तो ह्यूमिडिटी और ट्रांसपायरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। ह्यूमिडिटी और ट्रांसपायरेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होती है। Rise in temperature increases the kinetic energy of water which results in rapid transpiration। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट से बेसिकली मिलती है एनर्जी। वो जब एनर्जी मिलती है वाटर के मॉलिक्यूल को, तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी लिक्विड से कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर के अंदर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। 3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो गई, सनलाइट, टेम्परेचर, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ह्यूमिडिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन? तो पहले तो ये समझें कि ये ट्रांसलेशन है क्या। हमारे पास मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। डीएनए के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन से आखिर में जाकर बनता क्या है? उस इंफॉर्मेशन से आखिर में जाकर बनता है प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसके अंदर डीएनए से प्रोटीन बनता है, ये प्रोसेस कहलाता है जीन एक्सप्रेशन, या इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन ये काम डायरेक्टली नहीं होता। क्यों? क्योंकि डीएनए मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, और प्रोटीन बनाने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स, ये मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो डीएनए बाहर नहीं आ सकता न्यूक्लियस से, और राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकते। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए हमें जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से बाहर लेकर आए। तो डीएनए क्या करता है? अपनी इन्फॉर्मेशन कॉपी करता है। उस कॉपीड इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं आरएनए, और चूंकि इसके अंदर मैसेज होता है तो ये कहलाता है मैसेंजर आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। तो सवाल में उन्होंने पूछा है कि ट्रांसलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट है और ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर आपको कहीं पर प्रोटीन नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है सी, ये हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड कहते ही किसे हैं? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को कहते हैं। पेप्टाइड का जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है अमाइनो एसिड के लिए। तो ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। फिर ये तीसरा अमाइनो एसिड है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिल जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है पॉलीपेप्टाइड, या उसी को दूसरा नाम दिया जाता है प्रोटीन का। अगर आपसे पूछा जाता कि ट्रांसक्रिप्शन का एंड प्रोडक्ट बता दें, तो ट्रांसक्रिप्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता? मैसेंजर आरएनए। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था ट्रांसलेशन का। For organisms undergoing sexual reproduction, a reduction division occurs before fertilization. Which reason explain why this is necessary? देखिए भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लाजमी है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन कहते हैं स्पर्म और ओवम के मिलने को, इस प्रोसेस से पहले कौन सी डिवीजन हो? रिडक्शन डिवीजन। ये रिडक्शन डिवीजन बेसिकली दूसरा नाम है मियोसिस का। मियोसिस को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। आपको पता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, मेल और फीमेल। दोनों पेरेंट से एक एक तरह का गैमेट आता है। मेल से जो गैमेट आता है वो स्पर्म कहलाता है, फीमेल से जो गैमेट आता है वो ओवम कहलाता है। ये जो गैमेट बनाने के लिए डिवीजन होती है वो मियोसिस होता है। मियोसिस के बगैर गैमेट्स नहीं बन सकते। तो इन्होंने पूछा क्या है यहाँ पे कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये जो रिडक्शन डिवीजन है ये नेसेसरी होती है, लाजमी होती है। देखिए भाई, पहली स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है कि मियोसिस इसलिए होता है ताकि इंक्रीज़ की जा सके जेनेटिक वेरिएशन, यानी चेंजेस आ सके, जो बच्चे बन रहे हैं उनके अंदर चेंजेस आ सके। तो बिल्कुल सही है। अगर आपने मियोसिस थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि मियोसिस के अंदर जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं हमारे, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं कि जिनके पास एक कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन है हाइट की, तो इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी हाइट की। तो ऐसे 2 क्रोमोसोम जिनके पास सेम कैरेक्टर की इन्फो हो, ये कहलाते हैं होमोलोगस। तो होता क्या है मियोसिस में? होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने पार्ट्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर।
दिस इज़ नोन एज क्रॉसिंग ओवर, और इसकी वजह से बच्चों के अंदर वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, न्यू कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मियोसिस की ज़रूरत इसलिए होती है। दूसरा क्या लिखा है इन्होंने, प्रिवेंट डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल देखें, इंसानों के अंदर जो है वो जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, आपके पास भी मेरे पास भी। कहाँ से आई ये 46? आधे हमें मिले फादर से और आधे हमें मिले मदर से। तो ये फादर हैं और ये मदर हैं। अगर बेबी के अंदर 46 होने हैं तो इसका मतलब आधे यहाँ से आने चाहिए फादर से, तो 23 यहाँ से आने चाहिए और 23 यहाँ से आने चाहिए, ठीक है। जब भी ये दोनों मिलेंगे तो बेबी के अंदर 46 बनेंगे। अच्छा, अब फादर के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन तमाम सेल्स में क्रोमोसोम हैं 46, और मदर के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनमें भी क्रोमोसोम हैं 46। तो हम कैसे 46 से 23 करें? तो उसके लिए जो डिवीज़न होती है उसे हम कहते हैं मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न। तो मियोसिस के नतीजे में होता यह है कि इनके अंदर गैमेट्स बनते हैं और उन गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। तो इस स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है, इस ओवम के अंदर 23 हैं। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बेबी के अंदर जो जाइगोट बनता है वो उसमें 46 हो जाता है। सपोज कर लें अगर मियोसिस ना होता तो फादर के पास से 46 आते, मदर के पास से 46 आते, तो डबल हो जाते क्रोमोसोम नंबर। फादर और मदर के अंदर 46 थे, बेबी के अंदर हो जाते 92, तो ये बेबी नॉर्मल नहीं होता। पहली बात ये पैदा ही नहीं होता क्योंकि इसके ये जो है अबॉर्ट हो जाता है, मदर की बॉडी के अंदर इसकी डेथ हो जाती है कभी कभार अगर ऐसा हो भी तो। अच्छा, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल ना हो। और तीसरा क्या लिखा है, ताकि रिड्यूस किया जा सके चांसेस ऑफ चेंजेस इन स्पीशी कैरेक्टरिस्टिक। देखें, ह्यूमन जो है वो एक स्पीशी है, ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर किसी ह्यूमन के अंदर 46 से ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाएंगे तो जाहिर है ना वो ह्यूमन तो नहीं रहेगा, तो वो डिफरेंट स्पीशी बन जाएगी। अगर किसी के अंदर 69 क्रोमोसोम है या 92 क्रोमोसोम है तो ऐसा हो सकता है कि स्पीशी जो है वो चेंज हो जाए। तो इसी वजह से मियोसिस होता है ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रखा जाए, और जब आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रखेंगे तो स्पीशी कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो वो ऑप्शन जिसके अंदर ये तीनों स्टेटमेंट हो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ई जो है इसका राइट आंसर है। ओके, चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर बायोलॉजी से लिया गया है। द डायग्राम रिप्रेजेंट अ सेक्शन थ्रू द ब्रेन एंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन दिया है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस? 4 एरियाज दिए इन्होंने, A, B, C और D, और इन्होंने पूछा है बैलेंस कौन कंट्रोल करता है। अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर नंबर 3 जो है उसके ऊपर गौर किया हो तो आपको पता होगा ये पीछे जो स्ट्रक्चर है ये जो बिल्कुल अलग सा स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज सेरिबेलम, और ये सेरिबेलम ही है जो हमारा बैलेंस और हमारा पॉस्चर वगैरह कंट्रोल करता है, जिस पोजीशन में हम खड़े होते हैं, ये जो हमारा वॉकिंग स्टाइल होता है जिसे गेट कहते हैं, या हमारा बैलेंस, ये जो है ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है। ए क्या है? ए हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम, या इसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं, सेरिब्रम, या ये दो हमारे पास आधे आधे दिमाग होते हैं ऊपर, जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं। अब ये जो हेमिस्फीयर है ये बेसिकली आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है, आप जो सवालात पूछते हैं इसको कंट्रोल करता है, आप जो जितने भी होशो हवास में जितने भी काम करते हैं ये उसे कंट्रोल करता है। बी जो है ये ब्रेन के नीचे, ये बेसिकली ब्रेन का बेस है, और ब्रेन के बेस पे एक अदद ग्लैंड होता है, ये वो ग्लैंड है जो कुछ इस तरह का होता है, इसके 2 लोब्स होते हैं, दिस इज़ नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं ये आपने पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। सी क्या है? देखिए भाई, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, दिस इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद जो है ये हमारे पास स्वोलन सा एक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज पॉन्स, और पॉन्स के बाद आता है मेडुला, और मेडुला के बाद नीचे शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सी जो है ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनलिन सिक्रीशंस इंक्रीज द। एड्रेनलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो हमारी एक ग्लैंड से आता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये मौजूद होता है किडनी के ऊपर, ये हमारे पास किडनी है, किडनी के ऊपर ये मौजूद है एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड को अगर काट के देखा जाए तो इसके 2 हिस्से होते हैं, एक आउटर रीजन होता है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स, और एक इनर रीजन होता है दैट इज नोन एज मेडुला। तो ये जो एड्रेनलिन आता है इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रीन। एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रीन। तो ये हार्मोन आता है मेडुला से, और इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। काम क्या है इसका? इसका काम होता है, पहली बात तो ये जो हार्मोन है ये रिलीज़ होता है जब हमारे ऊपर कोई डेंजरस सिचुएशन होती है, इसे हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, अब आपने भागना है तो आपकी बॉडी का एक
नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जाके मेडुला को मैसेज देता है, मेडुला रिलीज करता है एड्रेनालिन या जिसका नाम है एपिनेफ्रिन, और आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस फील करते हैं। तो जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन होती है हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, सांस तेज से आने लगती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिल जो है वो धक धक महसूस होती है। अच्छा, मेटाबॉलिक रेट तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन ये भी बढ़ता है ताकि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस की जा सके, क्योंकि अभी आपको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्यूल होता है हमारे पास, जिसको तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है, वो ग्लूकोज है, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी बढ़ता है। तो ये तमाम चेंजेस हैं जो ये एड्रेनलिन लेकर आता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चैप्टर नंबर 2 से ली गई है ये डायग्राम, खैर बुक में तो नहीं है, बट ये टॉपिक जो है ये बुक के अंदर मौजूद है। स्केलेटल सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम जो है, द डायग्राम शोज द बोन्स एंड मसल्स ऑफ द अपर आर्म। तो ये आपका अपर आर्म है, जो हाथ होता है हमारा। व्हाट मस्ट हैपन फॉर द बोन्स इन द लोअर आर्म। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे इसको कहा गया, इसको कहा इन्होंने अपर आर्म, जबकि इसे सिर्फ आर्म कहते हैं, ठीक है। इन्होंने अपर आर्म कहा है, और इसे जिसे फोर आर्म कहते हैं हम, इसे इन्होंने कहा है लोअर आर्म, ठीक है। ये लोअर आर्म है और ये अपर आर्म है। क्या कह रहे हैं भाई, हमने आपको दिखा दी हैं बोन्स और मसल्स अपर आर्म के, लोअर आर्म की आपको सिर्फ बोन नज़र आ रहे हैं। तो पूछ क्या रही है कि लोअर आर्म की बोन्स का क्या होगा, ये किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगी, या एरो जो है ये किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। बेसिकली इन्होंने बता दिया है कि हमने इस आर्म को, इस लोअर आर्म को मूव करना है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। यानी आपने अपना हाथ जो है वो बंद करना है, ये जो जॉइंट है जिसे हम एल्बो जॉइंट कहते हैं, वो आपने बंद करना है। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो वेट उठाते हैं, तो सपोज कर लें ये एक बॉडी बिल्डर है और ये वेट उठा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि जब ये वाला पार्ट लोअर आर्म इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। यानी ये पूछना चाह रहे हैं, ये जो दो मसल इन्होंने दिए हैं, एक को इन्होंने नाम दिया है एक्स का और दूसरे को इन्होंने नाम दिया है वाई का, ये पूछना चाह रहे हैं इनमें से कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा मसल रिलैक्स करेगा। तो बहुत आसान है, इस मसल को अगर आप गौर से देखें तो ये इसका सेंट्रल पार्ट है और ये इसकी अटैचमेंट है, एक यहाँ पर अटैच है, एक यहाँ पर अटैच है। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बीच में आएगा दोनों तरफ से, जब ये बीच में आएगा तो इस वाले पार्ट को खींचेगा, जब ये वाला पार्ट खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये बोन्स जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। इसका मतलब क्या है, जब ये बोन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगी तो कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्स, तो मसल एक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इतना हमें पता लग गया। तो ये वाले आंसर हमारे नहीं हो सकते। अच्छा, अब इसमें से अगर आपको इतनी सी बात पता है कि ये दो मसल्स जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं, ये दोनों मसल्स कहलाते हैं एंटागोनिस्टिक। ऐसे दो मसल्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करें वो एंटागोनिस्टिक कहलाते हैं। इस एक्स का काम क्या है, इस एक्स का काम है इस पार्ट को यहाँ लेकर आना, तो वाई का काम क्या होगा, इस पार्ट को यहाँ से वापस लेके जाना। अगर एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है तो वाई जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएगा। याद रखें, जो भी एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं उनमें से जब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। तो हमने ये देख लिया कि जब ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है वाई जो है वो रिलैक्स करेगा। तो एक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वाई रिलैक्स करेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि भाई ये जो आर्म है इसने इस डायरेक्शन में जाना है, लोअर आर्म जो है इसने पीछे की तरफ जाना है, अब बता दें कि कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा मसल रिलैक्स करेगा। तो जब ये इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा तो ये वाला मसल जो वाई है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जाहिर सी बात है जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके ऑपोजिट वाला मसल जो है वो रिलैक्स करेगा। ये एंटागोनिस्टिक मसल्स कहलाते हैं। Which of the following are considered to be the respiratory surfaces of the lungs? तो अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जहाँ पर हमारे पास एक अदद पाइप होता है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, उसके बाद ये डिवाइड होता है दो पाइप्स के अंदर, इसे ब्रोंकाई कहते हैं, फिर वो डिवाइड होता है फर्दर छोटे छोटे पाइप्स के अंदर जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है, इस पूरे पार्ट के अंदर वो कौन सा एरिया है जिसे आप रेस्पिरेटरी सरफेस कहेंगे। तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, वो एरिया जहाँ पर गैस एक्सचेंज हो, यानी ऑक्सीजन मूव करके चली जाए बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से मूव करके आ जाए
इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो एरिया कहलाएगा रेस्पिरेटरी सरफेस। तो याद रखिएगा जब एयर यहाँ होती है, ये कौन सा एरिया है, दिस इज ट्रैकिया, तो जैसी है वैसे ही रहती है, ना कोई चीज़ बाहर जाती है इससे, ना कोई चीज़ अंदर आती है। जब एयर यहाँ पहुँचती है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है, ये ब्रोंकाई हैं दो, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, तो एयर जैसी होती है वैसी ही रहती है, कोई एक्सचेंज नहीं होता। इवन ब्रोंकियोल्स के अंदर, ये जो छोटे पाइप्स हैं ब्रोंकियोल्स, इनमें भी कोई एक्सचेंज नहीं होता। एक्सचेंज सिर्फ तब होता है जब एयर पहुंचती है इस एरिया के अंदर, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो आपके जो एल्वियोलाई हैं ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं। क्यों होता है यहाँ पर एक्सचेंज, क्योंकि अगर आप एल्वियोलाई को देखेंगे तो ये अगर एक एल्वियोलाई है, ये डायग्राम आपको मिल जाएगी बुक के अंदर, इस एल्वियोलाई के बाहर यहाँ पर मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ये जा रही है ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर ब्लड है और यहाँ पर मौजूद है गैस, ठीक है, और यहाँ पर भी मौजूद है गैस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाती है और ऑक्सीजन यहाँ चली जाती है। तो इस पॉइंट के ऊपर आकर गैस एक्सचेंज होता है, बाकी किसी पॉइंट पर गैस एक्सचेंज नहीं होता। तो ब्रोंकियोल्स में नहीं होता। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली वो मेम्ब्रेन है, ये हमारा अगर लंग है, ठीक है, ये अगर लंग्स है तो लंग्स के ऊपर एक अदद लेयर चढ़ी होती है, बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं। इन दोनों लेयर्स को हम नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन का। जिस तरह हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम होती है ना, बिल्कुल उसी तरह लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन है। इसका ताल्लुक नहीं है गैस एक्सचेंज के साथ। प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस जो है ये मैंने बताया कि 2 लेयर्स होती हैं, ये दूसरी लेयर है। अच्छा, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई डायग्राम। ये हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं। ये हो गई पहली लेयर, ठीक है, ये समझे बिल्कुल लंग्स के साथ चिपकी हुई होती है, मैंने थोड़ी सी दूर बनाई है। और ये हो गई दूसरी लेयर, ये दोनों कहलाती हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ये इसको कवर करती हैं। और इनके दरमियान में भरा हुआ होता है एक अदद फ्लूइड, इनके दरमियान एक कैविटी होती है, ये जो स्पेस है बीच में, दिस इज़ नोन एज प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस, और इसके अंदर भरा हुआ होता है एक अदद फ्लूइड, दैट इज़ नोन एज प्लूरल फ्लूइड। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्रोटिस्ट दे आर क्लासिफाइड सेपरेटली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज, प्रोटिस्ट हैं कौन, आपके पास जो सेकंड किंगडम है जिसका अब नाम है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, ये वो किंगडम है कि जिसके अंदर हर एनिमल आ जाता है, हर ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो ना तो प्लांट्स में जा सके, ना एनिमल्स में जा सके, ना फंगस में जा सके और ना बैक्टीरिया के साथ रखा जा सके, हर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके अंदर आ जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि इन्हें सेपरेटली क्यों क्लासीफाई किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स से, क्या रीज़न है उसका इनमें से। तो पहला पॉइंट देखते हैं, दे अपीयर्ड लेट इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बिल्कुल गलत है। पहला अगर एवोल्यूशन की बात करें तो पहले आए बैक्टीरिया, क्योंकि ये सबसे छोटे होते हैं, और उसके बाद यही आए थे, तो लेट तो नहीं आए थे ये। दूसरी अगर बात करें, देयर क्लासिफिकेशन इज़ नॉट क्लियर, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ रखा जा सकता है। तीसरा क्या है, दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन, सारे के सारे हार्मफुल नहीं होते, इनमें सिर्फ थोड़े से होते हैं जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन्स, इंसानों के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम है, वो भी इसी किंगडम से बिलोंग करता है, तो वो मलेरिया कॉज करता है, लेकिन सारे के सारे हार्मफुल नहीं होते। एंड लीनियस डिड नॉट नो ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, लीनियस जो है वो टेक्सोनॉमी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि लीनियस को मालूम नहीं था, क्योंकि लीनियस के वक्त जो है ये तमाम ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई जो है वो हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि इनकी क्लासिफिकेशन क्लियर कट नहीं है, तभी इनको जो है वो सेपरेटली रखा गया है कि प्लांट्स और एनिमल्स से। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ये अनदर नहीं है, ये एंथर है, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास फ्लावर का मेल पार्ट है जिसे हम कहते हैं दिस इज़ नोन एज ए स्टेमन, ठीक है। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक डंडी होती है दैट इज़ नोन एज फिलामेंट, और ये एक सूजा हुआ पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज एंथर। एंथर के अंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज़ नोन एज कार्पेल, बहुत अजीब सा हो गया। दिस इज़ नोन एज स्टिग्मा, ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये नेक होती है दैट इज़ नोन एज स्टाइल, और उसके बाद आती है ओवरी। तो होता क्या है, जब ये एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो यहाँ से पॉलन ग्रेन मूव करके आता है इस पार्ट के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, और यहाँ के बैठ जाता है, और फिर यहाँ के पॉलिनेशन पॉलन ट्यूब जो है यहाँ से बनना स्टार्ट होती है। यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, तो ये ओव्यूल्स तक पहुँचना होता है। अब सवाल ये कि वो पूछ रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो पॉलन ग्रेन का मूव करना एंथर से स्टिग्मा पे, दिस इज़ नोन एज पॉलिनेशन। 2 तरह की होती है ये, अगर एक ही प्लांट के अंदर हो रही है, अगर ये एक दरख्त है,
और इसका एक फ्लावर है, ठीक है। सपोज़ कर लें ये इस डंडी के ऊपर फ्लावर लगा हुआ है और ये दूसरी डंडी है जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है। तो अगर इसी प्लांट का एक फ्लावर जो है उससे पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे फ्लावर के ऊपर चला जाए एक ही प्लांट में, तो दिस इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक प्लांट से निकल के बराबर वाले प्लांट के फ्लावर के ऊपर चला जाए तो दिस इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। बाकी क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन आपको पता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं स्पर्म और ओवम के मिलने को। ट्रांसपायरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें वाटर वेपर्स जो हैं, वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर लॉस्ट होता है प्लांट की बॉडी से। और डिफ्यूजन कहते हैं हम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं है, हमारा आंसर है पॉलिनेशन।